Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 31 and let's see what chapters do we have to revise today. So we are going to revise our lecture number 10 to 20. Again, for the recollection of your mind, the diagram which we were almost covering the functions of the HRM. We started with the HR planning, then we moved on to the recruitment and decruitment, and then we talked about the selection process, and then we further moved on to the orientation process. Orientation process में किस तरीके से आप employees को जो है वो familiar करते हैं with the organization, rules and regulations के साथ, फिर आप co-worker के साथ मिलाते हैं, उसकी socialization करवाते हैं, plus orientation and socialization are the two sides of the same coin. मतलब ये बात एक ही है तकरीबन, बट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो फिर orientation is more of making the new employee familiar with the rules and regulations and the building and the infrastructure and the reporting system, and socialization is more of having him meeting with different people of the organization. तो फिर हमने ट्रेनिंग पे बात की कि ट्रेनिंग ऐसा एक तरीका है जिससे हम एम्प्लॉयज़ में परमानेंट चेंज लेके आते हैं. परमानेंट चेंज लाने का तरीका फिर हमने डिस्कस किया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, तो उसमें डिफरेंट तरीके हमने डिस्कस किए. उसके बाद हमारे जो कुछ चैप्टर्स रहते हैं उसमें करियर डेवलपमेंट का, करियर मैनेजमेंट का आ जाएगा, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स का आ जाएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आ जाएगा, और इन सब चीज़ों को हर टाइम पे इन्वायरमेंट जो आपकी है वो दोनों तरफ से अफेक्ट कर रही है. जिस किस्म का एनवायरनमेंट होगा उस किस्म के ये फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड देन द डेवलपमेंट पार्ट. सो encouraging employees to acquire new or advanced skills, knowledge and viewpoints by providing learning and training facilities and avenues where such new ideas can be applied. अब ये आप जब एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली यू आर इनकरेजिंग देम टू लर्न न्यू स्किल्स, यू इनकरेजिंग देम टू गो फॉर न्यू नॉलेज, न्यू एजुकेशन, न्यू स्किल्स, ताकि वो उन स्किल्स को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करवा सकें. और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करेगी, प्रॉफिट्स बनाएगी, एंड इवेंचुअली एम्प्लॉयज़ को भी उसका फ़ायदा होगा. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड जो हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमने कहा कि नॉर्मली हम ट्रेनिंग उसके यूज़ करते हैं ताकि उसके परमानेंट उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए. ट्रेनिंग्स के अलावा हम उसको जॉब रोटेशन कर देते हैं. एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे जब आप उसको पोस्ट करते हैं फॉर 1 month और 2 months, तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज जो है उस दूसरी जॉब का भी आ जाता है. फिर आप जॉब इनरिचमेंट कर देते हैं कि उसी जॉब में रहते हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर देते हैं. फिर हम जॉब इनलार्जमेंट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो एम्प्लॉय को डेवलप करवा रहे होते हैं. अब डेवलप करने का मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज इफ अ प्रेसिडेंट इज सिटिंग हेयर और वो हेड कर रहा है, अभी तक हम इसी दो उसको लेते हैं, सिर्फ मार्केटिंग को, एंड दूसरा हम ले लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट को. अगर एक प्रेसिडेंट जो है वो एचआर एंड मार्केटिंग को हेड कर रहा है, और अगर हम सक्सेशन प्लानिंग को याद करें तो जब ये प्रेसिडेंट रिटायर हो जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, तो इनमें से किसी एक एम्प्लॉय को आप लेके आएंगे. लेट्स सपोज ये मैनेजर्स हैं, मैनेजर एचआर एंड मैनेजर मार्केटिंग. अब जब इनमें से किसी एक ने प्रेसिडेंट की जगह लेनी है, बट द इशू इज कि लेट्स सपोज एचआर मैनेजर जो है वो प्रेसिडेंट की जगह ले लेता है, बट एचआर मैनेजर ने मैनेज तो मार्केटिंग वाले को भी करना है, मे बी फाइनेंस वाले को करना हो, मे बी उसने R&D वाले को करना हो, मे बी और कोई डिपार्टमेंट जो है उसको भी उसने मैनेज करना हो. तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रेसिडेंट को डेवलप करते वक्त ये देखें कि एचआर में तो उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बट उसकी जॉब रोटेट कर दें, फ्रॉम एचआर टू मार्केटिंग भेज दें, उसको मार्केटिंग से उसको R&D में भेज दें, R&D में भेज दें, ताकि
उसके पास ये सारी रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो ही विल बी एबल टू कंट्रोल ऑल दीज डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली. अगर उसको पता नहीं होगा तो देन ही विल नॉट बी अ वेरी गुड प्रेसिडेंट, बिकॉज ही डजंट नो much about the marketing and the R&D, he only knows about the HR department. तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. उसमें देन वी टॉक्ड अबाउट द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमेशा अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहती हैं, हमेशा नई चीज़ें सीखती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स नए करने के लिए तैयार होती हैं, और इनको चेंज के साथ इशू नहीं होता है. इनफैक्ट दे एक्सेप्ट द चेंज वेरी हैप्पीली. अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, दे विल बी द फर्स्ट वन टू लर्न इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट. अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आता है या वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रहा है, तो दे विल बी द फर्स्ट वंस टू हैव दोज चेंजेस एंड इम्प्लीमेंट देम. और फिर उसके एक्सपेरिमेंट की बेस पे इवन इफ दे फेल, व्हाट दे से इज दैट they learn out of their failures, and next time they don't do that activity anymore because they've learned it, they've implemented it, it was not successful, then they at least mend themselves. तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो हमेशा अपने आप को चेंज करने का सोचती रहती हैं और चेंज करती रहती हैं और इम्प्रूव करती रहती हैं. फिर हमने बात की कुछ ट्रेनिंग मेथड को एवेलुएट करने के, कि अगर आपने एम्प्लॉयज को डेवलप किया, ट्रेन किया, बट आपको कैसे पता चलेगा कि उन ट्रेनिंग्स का, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इफेक्ट भी है कि नहीं है. तो उसके लिए हमने बात की कि पहले सिर्फ पोस्ट ट्रेनिंग मेथड्स यूज होते थे. मतलब ये कि अगर एम्प्लॉय एक बिफोर ट्रेनिंग एम्प्लॉय जो है वो 80 प्रोडक्ट्स बना रहा है बिफोर ट्रेनिंग, तो आफ्टर ट्रेनिंग वही एम्प्लॉय जो है वो कितना बना रहा है. लेट्स सपोज हम कहते हैं 100 बना रहा है, तो दैट मीन्स ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो आया है वो 20% इंक्रीज आया है, 20 या 22% जो है वो इंक्रीज आ गया है. उसको हम कहते थे पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड, कि आप उसकी परफॉर्मेंस बिफोर द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग कंपेयर कर लेते थे सिंपली, और आपको पता चल जाता था कि कितना जो है इंप्रूवमेंट आई है. देन अगेन सेम प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड, कि जिसमें हम पर्टिकुलरली ये देखते थे कि वो पहले कितना परफॉर्म कर रहा था, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, एंड देन आफ्टर दैट क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आई हैं, एंड चेंजेस आप नोट करके यूज टू गेट योर रिजल्ट्स. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि वो चेंजेस ट्रेनिंग की वजह से ना आई हों, किसी और वजह से आई हों. देन दे गो फॉर प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ग्रुप मेथड. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ए को ट्रेनिंग दी, बी को ट्रेनिंग नहीं दी. अब ए जो है वो भी 100 प्रोडक्ट्स बना रहा है, बी जो है वो भी 100 प्रोडक्ट्स बना रहा है बिफोर द ट्रेनिंग. अब इसको ट्रेनिंग दी और इसको ट्रेनिंग नहीं दी. ये कंट्रोल ग्रुप हो गया और ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो गया. अब जब इन्होंने आफ्टर ट्रेनिंग देखा तो इन्होंने देखा कि जो ए है उसने लेट सपोज 120 बनाना शुरू कर दिए और बी जो है उसने 100 ही बनाए. तो नाउ द डिफरेंस इज क्लियर, बिकॉज इसको ट्रेनिंग नहीं मिली तो ये 100 पे ही रहा, और इसको ट्रेनिंग मिल गई तो ये 120 पे चला गया. तो अब आपको मजीद क्लियर डिफरेंस पता चल गया कि हाँ, कंट्रोल ग्रुप जिसको ट्रेनिंग नहीं दी थी उसने प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा शो नहीं की, बट जिस एक्सपेरिमेंट ग्रुप को आपने ट्रेनिंग दी उसकी प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा शो हो रही है. तो ये कुछ मेथड्स थे. फिर इसमें किर्कपैट्रिक मॉडल भी होता है और डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं. फिर हमने ट्रेनिंग के ही डेवलपमेंट के बारे में बात की कि क्रॉस कल्चरल एक्सपैट्रिएट्स जो होते हैं हमारे, जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं, उनको हम किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. उसमें हमने बात किया कि सबसे पहले आपने उनको कल्चर के बारे में ट्रेनिंग देनी है. जब आप अपने एक्सपैट्रिएट को भेजने लगे हैं तो उसको कल्चर के बारे में ट्रेनिंग दें कि उस जगह का, जिस जगह पे वो शिफ्ट हो रहा है, असाइनमेंट करने जा रहा है, उसका कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, नॉर्म्स कैसे हैं, वैल्यूज कैसी हैं, और किस तरीके से जो है वहाँ काम किया जाता है. देन अ लिटिल बिट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, बिकॉज हिस्ट्री टेल्स यू ऑलमोस्ट
everything about the state or a country, कि किस तरीके से वो डेवलप हुई, who were the founders, और फाउंडर की फिलॉसफी क्या थी, और उस फाउंडर की फिलॉसफी से आपका कल्चर जो है ड्राइव होता है, बिलीफ्स ड्राइव होते हैं, वैल्यूज ड्राइव होती हैं, तो वो फिर आपके मजीद काम आती हैं टू अंडरस्टैंड द कंट्री वेरी वेल। फिर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस किस्म का है और हाउ डू दे वर्क पॉलिटिकली, बिकॉज उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। देन यू टेल देम अबाउट द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह की है, और करेंसी क्या है, जीडीपी रेशो क्या है, और डिफरेंट जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आप सारा उनको बताते हैं। देन रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजन के बारे में आप बताते हैं कि किस तरह का रिलीजन है, कितने परसेंट रिलीजन कौन सा है, कितने परसेंट रिलीजन कौन सा है, ताकि उनको अपने रिलीजन को एक्सरसाइज करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी और कितनी आसानी आएगी इनको पता हो। देन सोशल क्लाइमेट, सोसाइटी कैसी है, किस तरह लोग बिहेव करते हैं और क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं। देन बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे हमने थ्योरी ए में आपको याद होगा कि थ्योरी जी में हमने कहा था कि जापानीज एंड अमेरिकन्स आर हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसलिए जब भी आप किसी एक्सपैट्रिएट को किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे होते हैं, यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, और उनको बताएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें में वेरिएशन है फ्रॉम योर कंट्री टू दी अदर कंट्री, ताकि उनको एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और फिर जब हमने बात की थी एक्सपैट्रिएट फेलियर की, एक्सपैट्रिएट फेलियर्स ना हो, वापस ना आ जाएं वो, या उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ना हो, या उनकी परफॉर्मेंस लो ना हो, तो ये हमने सारी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात की थी। देन वी मूव्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच वाज द ट्रेनिंग, और उसमें हमने सबसे पहले ये बात की कि डिफाइन द ट्रेनिंग, और हमने कहा द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स or the sequence of positions which a person holds in his professional life or generally a lifetime is called his or her career. अब एक आपके पास एम्प्लॉय A है, एक आपके पास एम्प्लॉय B है, both will have a different career line. Let's suppose A हायर होता है 17 पे, 18th ग्रेड पे जाता है, 19th पे, 20th पे, 21 ग्रेड पे जाके रिटायर हो जाता है। दूसरी तरफ बी एम्प्लॉय जो है वो हायर होता है लेट्स सपोज 10th ग्रेड पे, 11, 12, 13, 14 और मे बी 14th ग्रेड पे ही वो रिटायर हो जाता है। अब इसका करियर पाथ और इसका करियर पाथ आर डिफरेंट। ही हेल्ड पोजीशंस फ्रॉम 17th टू 21st ग्रेड, और इसने 10 से 14 तक, ये इस ग्रेड तक अभी इसके स्टार्ट तक भी नहीं पहुंचा था कि जब वो रिटायर हो जाता है। बट बोथ of them have certain career line, कुछ ना कुछ इनकी जो है करियर की जो लाइन है, जो ये इनकी पोजीशंस हैं, सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस जिन्होंने होल्ड किया, उसको हम करियर कह देते हैं। देन करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पे हमने बात ये की कि पहले सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि किस तरीके से करियर को मैनेज करना है। अब इट इज़ एन इक्वली divided responsibility between the organization and the employee. Now the employee even are more responsible to handle their career and to manage their career. किस वजह से? Because now the company can only provide, the organization can only provide the ladder. Ladder means कि वो रास्ता दिखा सकते हैं कि let's suppose to reach from 17th to 18th scale आपकी prereqs क्या है, मतलब आपको ट्रेनिंग्स कितनी चाहिए, हमने कहा 3 ट्रेनिंग्स चाहिए, 4 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, 50 आपने असाइनमेंट्स की हो, परफॉर्मेंस आपकी 80 से अबव रहे, 80% से। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स कंपनीज डिफाइन कर देती हैं। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई कि वो 3 ट्रेनिंग्स अपनी पूरी करता है, 4 साल पूरे करता है, 50 जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है, 80 परफॉर्मेंस है, और 50 असाइनमेंट्स उसने की है या नहीं की। इफ ही डजंट डू दीज थिंग्स ही विल नॉट बी प्रमोटेड। अगर कर लेता है तो प्रमोट हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज शिफ्टेड टू द एम्प्लॉइज पार्ट, कि एम्प्लॉइज ने खुद अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना है और अपने करियर को मैनेज करना है।
दूसरी हमने बात की इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल जो है उसका पर्सपेक्टिव करियर से ये होता है कि उसने अपनी इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन को देखना होता है। इंट्रिंसिक ये कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम जो उसकी नीड्स हैं, जो हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में भी डिस्कस किया था, उन नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, वो उसकी इंट्रिंसिक नीड्स हैं। एक्सट्रिंसिक नीड्स क्या हैं कि उसके पास he should have more money, he should have a bigger car, he should have a bigger house, he should have a lot of money to educate his children and lot of money to invest। ये उसकी सारी एक्सटर्नल जो एक्सट्रिंसिक जो उसकी रिवॉर्ड्स हैं, एक्सट्रिंसिक जो उसकी करियर के जो प्लान्स हैं, गोल्स हैं, उसको भी उसने मीट करना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी देखा जाए और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव भी देखा जाए। देन करियर स्टेजेस की हमने बात की, जिसमें हमने ये बात की कि लाइफ टाइम में बहुत सारे करियर स्टेजेस जो हैं उसमें इंसान गुजरता है। जिसमें हमने बात की कि पहले आपका जो है वो स्कूल लाइफ होती है। स्कूल लाइफ के बाद आपकी फर्स्ट जॉब, ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड में आप फर्स्ट जॉब ले रहे होते हैं और उस फर्स्ट जॉब में आपके पास फेलियर्स एंड सक्सेसेस के एविडेंसेस आ रहे होते हैं कि आप उस जॉब के लिए फिट हैं या अनफिट हैं। इफ़ यू आर फिट, योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। आपको मैं रिकॉल करवाता हूँ कि वी टॉक्ड अबाउट कि यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड यहाँ आपकी जो है वो करियर पाथ चेंज होता है। इफ़ यू फील फिट, योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। इफ़ यू डोंट फील फिट, योर परफॉर्मेंस विल डिक्रीज। और इफ़ यू आर जस्ट सेटिस्फाइड, योर परफॉर्मेंस विल बी प्लेटूड। फिर आपका मिड करियर आ जाता है। मिड करियर स्टेज में अगेन योर परफॉर्मेंस आइदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एट प्लेटो। और फिर आपका स्टेट्समैन, ओल्डर स्टेटमेंट्स का स्टेज आ जाती है, जिसमें आपकी यू गॉट वेरी गुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिर आपके पास आप टीचिंग सोर्स बड़ा अच्छा बन सकते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। और फिर हमने बात की कि मिड करियर आ जाता है, जहाँ रिटायरमेंट होना शुरू हो जाती है। और रिटायरमेंट के वक्त जिन लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा टाइम गुजारा होता है, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है टू रिटायर, to accept that they're not going to be working anymore and there will not be people listening to them। तो उनके लिए बेहतर ये है कि आप उनको डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, ताकि उनको ये फील ना हो दैट दे आर यूजलेस। फिर हमने बात की करियर डेवलपमेंट वर्सेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि करियर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पाथ को देख रहा होता है और जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है या ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को केटर कर रहा होता है। Then we talked about the value for organization। ऑर्गेनाइजेशन के लिए करियर मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है? देखिए सिंपल दो वैल्यूज हैं मेन। एक तो हमने जैसे बात की कि ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट्स सपोज वी ओनली हैव 6 ग्रेड्स। अब 6 ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते एम्प्लॉय अगर 60 या 70 ईयर्स का हो जाता है तो ही विल हैव टू रिटायर होता है, तो उसकी जगह 5th वाला ले लेता है, 5th की जगह 4th वाला, 4th की जगह 3rd वाला, 3rd की जगह 2nd वाला और 2nd की जगह 1st वाला। अब ये फर्स्ट जो लेवल था, जो एंट्री लेवल है, एक तो यहाँ जगह जो है वो वेकेंट हो जाती है, जिसमें आप नई एंट्रीज लेके आ सकते हैं, नई लोग आ सकते हैं, डाइवर्सिफाइड वर्कर्स आ सकते हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है। प्लस यू विल हैव मोर ऑप्शंस फॉर हायरिंग पीपल फ्रॉम एक्सटर्नली। और दूसरा ये है कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग में आपके पास टैलेंट हमेशा अवेलेबल रहता है, बिकॉज यू आर डेवलपिंग। एंड तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को प्रमोशंस चाहिए होती हैं टू सेटिस्फाई देयर एक्सट्रिंसिक एज वेल एज देयर इंट्रिंसिक नीड्स। उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को प्रमोट करें। प्रमोट करेंगे तो दे विल हैव बेटर चांस, they will have obviously they'll feel more motivated और काम अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैल्यू है करियर मैनेजमेंट की, दैट इज इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यू फॉर इंडिविजुअल एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल, कि वो किस तरीके से मेजर करता है अपने करियर को। एक्सटर्नल मेजर करता है कि उसकी इनकम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसके पास पावर कितनी है और दीज थिंग्स। इंटरनली ही मेजर्स कि हाउ मच हिज
personal goals are being achieved. Like if somebody has a passion of becoming a doctor and he has become a doctor, medical doctor, he is saving lives, he'll feel internally motivated and he'll feel that his career is the best career, because internally he is very happy and he is very satisfied. Then mentoring and coaching पे हमने बात की, जिसमें हमने कहा कि कोचिंग एक एक्सपर्ट करता है और उस एक्सपर्ट की ओपिनियन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लर्न करती हैं, एम्प्लॉयज़ लर्न करते हैं. और मेंटरिंग हमने कहा कि दे आर यूजुअली सीनियर पीपल, they've got more experience and they vouch for the young people, they talk to the top management for the young people and they tell young people how to cope up with different things and how to go through with different difficulties. और उनके बारे में उनको लोगों से मुलाकात करवाते हैं ताकि उनकी नेटवर्किंग इंक्रीज हो. एक्चुअली mentors are actually there to help you through your career path, कि किस तरीके से आपने अपने करियर पे चलना है. और कोच आपको वो स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज दे रहे होते हैं जो आपके उस करियर को शाइन करने में, शार्प करने में हेल्प करती है. देन इसके बारे में हमने डिसएडवांटेजेस की बात की कि कुछ डिसएडवांटेजेस है कि मेंटरिंग और कोचिंग जब भी कोई कर रहा होगा तो एक ही स्टाइल जो है वो इनकलकेट करेगा नेक्स्ट एम्प्लॉय में, वो एम्प्लॉय अपना स्टाइल नेक्स्ट में इनकलकेट करेगा. तो देयर इज द चांस दैट द सेम स्टाइल ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग एंड सेम स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड सेम स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग विल प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी जो वीकनेसेस होंगी वो भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगी. फिर हमने बात की कि क्रॉस जेंडर ट्रेनिंग जो है, क्रॉस जेंडर मेंटरिंग जो है, दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लम, कि फीमेल्स मेल्स को और मेल्स फीमेल्स को किस तरीके से मेंटोर करें, बिकॉज देर आर समटाइम्स जेंडर इश्यूज. फिर हमने बात की कि जो हमारी हिरारकी होती है, लेट्स सपोज ये एक एम्प्लॉय जो है ये इन दो को कंट्रोल कर रहा है. दिस एम्प्लॉय, लेट्स सपोज मैनेजर, ये असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है. तो इसका जो एक्सपर्टीज है या जो इमेज है या जो मेंटरिंग टैक्टिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इन दो पे इन्फ्लुएंस करेगी. ऑन दी अदर हैंड यू हैव सम अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, जहां बहुत सारे लोग जो है आपस में काम कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड. इसकी इन पे जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं हो सकेगा, विच कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. फिर हमने गुड करियर चॉइसेस की बात की कि अच्छे करियर को चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है और उसकी आउटकम से क्या फायदा होता है. तो हमने कहा कि रिसर्च शो करती है कि पीपल हु मेक देयर पैशंस देयर प्रोफेशंस, दे आर यूजुअली मोर प्रोडक्टिव, दे आर यूजुअली द बेस्ट एम्प्लॉयज, बिकॉज उनका पैशन, उनकी जो इंटरनल फीलिंग, उनकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द सेम एज देयर जॉब एंड एज देयर टास्क एंड एज दे आर डूइंग थिंग्स. तो अगर करियर की चॉइस अच्छी की हो, जो आपके दिल को अच्छा लगता है करियर, तो देन यू कैन बिकम अ बेटर एम्प्लॉय और अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय. जिसमें फिर हमने बात की कि हॉलैंड का वोकेशनल मॉडल है. हॉलैंड का वोकेशनल मॉडल हमें क्या बताता है कि एक तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको जहन में रखना जरूरी है कि पीपल हैव वेरिंग ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस. हर बंदे की प्रेफरेंस एक नहीं हो सकती अबाउट द करियर, अबाउट द वोकेशन. हर बंदा डिफरेंट जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएगा, हर बंदा डिफरेंट अपने जो प्रोफेशन को चूज करेगा. तो हर बंदे की वेरिंग ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस हैं. इफ यू थिंक योर वर्क इज इम्पॉर्टेंट, यू विल बी अ मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, जो हमने अभी बात की कि इफ यू टेक योर वर्क एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, then you will be a very productive employee. If you don't think that your work is important, if you don't give importance to your work, you will not be a very productive employee. आपको कोई ना कोई problems आती रहेंगी. Then we talked about that you will have more in common with people who have similar interests patterns. कि जिस तरह के लोगों के choices होती हैं occupation की, उसी तरह के उनके interests होते हैं. Let's suppose if 2 people they want to become medical doctors
they will have same interests. If two people they want to become engineers, they will have similarity in their interests. So ये तीन जो हैं components वो हमें याद रखने पड़ेंगे. Plus मॉडल इसने एक परफॉर्म किया कि इस मॉडल के मुताबिक इसने कहा कि देयर आर पीपल हु कैन बी डिवाइडेड इनटू सच कैटेगरीज कि जिनमें उनकी डिफरेंट करियर नीड्स होती हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल नीड्स होती हैं, जिसमें कौन कौन से लोग हैं? रियलिस्टिक हैं जो ज़्यादातर रियलिटी में बिलीव करने वाले और इमेजिनेशंस को कम यूज़ करने वाले और इस तरह के लोग हैं. देन इन्वेस्टिगेटिव, इनके माइंड्स बड़े इन्वेस्टिगेटिव होते हैं. देन आर्टिस्टिक, जो ज़्यादा ड्रामेटिक्स में, आर्ट्स में लोग होते हैं. देन सोशल लोग होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, दे लाइक टू मीट पीपल, जिस तरह सेल्स वाले लोग होते हैं. देन एंटरप्राइजिंग कुछ लोग होते हैं, देव गॉट डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट आइडियाज़, उनको डिफरेंट किस्म की जॉब सूट करती हैं. देन कन्वेंशनल, जो ज़्यादा रूटीन ओरिएंटेड होते हैं, दे वुड लाइक टू वेक अप at the right time and sleep at right time and eat at right time. तो ये कन्वेंशनल लोग होते हैं. तो इस मॉडल के मुताबिक the 6 preferences or the 6 vocational themes, all people will have varying occupational preferences. फिर हमने कुछ सेशंस के एंकर पढ़े इसी कॉन्टेक्स्ट में कि करियर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लोगों को मैच करती हैं. पर्सनल वैल्यू क्लस्टर पढ़ा which determines what is important to an individual. फिर हमने उसमें जो डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशंस पढ़े, टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस. कुछ लोगों में टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रांग और उनमें वो कॉम्पिटेंसी होती है. देन कुछ लोगों में मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज होती हैं कि दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल. देन वी टॉक्ड अबाउट कि कुछ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाले लोग होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होता है. कुछ लोग दे आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन कम अप विद न्यू आइडियाज. एंड देन फिर हमने ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात की कि कुछ लोगों को ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है. वो दे कैन नॉट वर्क अंडर द बॉस, अंडर द सुपरवाइजर, दे वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोनोमसली. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस MBTI मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर, जिसमें हमने कहा कि पर्सनालिटीज जो हैं उसको डिटरमिन करते हैं. कितनी पर्सनालिटीज बनती थी? देयर वर 16 पर्सनालिटीज बेस्ड ऑन दीज 4 डायमेंशंस व्हिच हैड 2 एक्सट्रीम्स ईच. तो हमने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्जन में बिलीव करते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं. मतलब कि कुछ लोग जो हैं दे लाइक टू गो आउट, दे लाइक टू सोशलाइज, दे लाइक टू मेक फ्रेंड्स, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं. और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, दे लाइक टू सिट एट होम एंड दे लाइक टू गो फॉर लाइक रीडिंग बुक्स एंड दीज थिंग्स, तो वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं. नाउ द इशू इज दैट नन ऑफ दीज आर वी सेइंग दैट दे आर बैड or they are not good, but these are little different styles of doing things. Then we talked about the sensing and the intuitive type. कि decision making जब कर रहे होते हैं, a few people they go for sense making. If the things are making sense to them, they are going to go for it. But a few people they go for their intuitive feelings, which is your gut feeling or the sixth sense we say. अगर इस तरह के लोग हैं जो सिक्स्थ सेंस और गट फीलिंग के साथ जाते हैं, दे आर इंट्यूटिव पीपल. बट पीपल हु ट्राई एंड मेक लॉजिक आउट ऑफ थिंग्स एंड मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स बिफोर दे डिसाइड आर द सेंसिंग टाइप. एंड देन द थिंकिंग वर्सेस द फीलिंग टाइप. कुछ लोग ऐसे होते हैं दे थिंक टू मच अबाउट सर्टन थिंग्स एंड अ फ्यू पीपल आर दे आर मोर इन्वॉल्व विद फीलिंग्स. And then we talked about the judging and the perceiving type. कि एक तो सिर्फ और सिर्फ परसीव कर लेते हैं चीज़ों को, और जो उनकी परसेप्शंस होती हैं उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं. और कुछ लोग जो हैं दे प्रॉपरली जज थिंग्स. ये मतलब दे डोंट जस्ट लिसन टू द परसेप्शंस और डिफरेंट थिंग्स, दे हैव टू जज अ फ्यू थिंग्स एंड देन दे मेक देयर डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम. देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने बात की कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करता है. फिर हमने बात की कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि कौन उसको वैल्यूएट करेगा और फॉर्मेट कौन सा यूज़ करेंगे,
और रिजल्ट्स किस तरह यूटिलाइज करेंगे। और फिर हमने अप्रेजल प्रोसेस के बारे में बात की कि उसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। देन 3 अप्रोचेज इसमें क्या क्या हैं, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड वर्सेस relative standards and the objectives. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कि परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि लेट सपोज आप एक एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट कर लिया, नाउ यू हैव टू गिव हिम सम वर्क। आपने कहा कि 20 टी शर्ट्स पर डे आपने बनानी है, ये आपने टारगेट सेट कर दिया उसके लिए। नाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, उसने 18 टी शर्ट्स बनाई। यू विल हैव टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टारगेटेड सेट टारगेटेड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब आपने कंपैरिजन किया तो यू गॉट टू नो दैट देयर आर 2 टी शर्ट्स विच दिस एम्प्लॉय इज अनेबल टू मेक। इसने 2 टी शर्ट्स नहीं बनाई एज पर द सेट टारगेट्स, तो ये इसकी डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी है, इसको किस न किस तरीके से कवर करना है। तो ये एक सिंपल फॉर्म में मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है कि परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। फिर हमने ये देखना है कि अप्रेजल हमने करना होता है। ये सारा प्रोसेस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं एट द एंड ऑफ द 6 months और एट द एंड ऑफ द ईयर, or sometimes after 5 years or 2 years, depending upon the type and the policies of the company. उसमें फिर उन्होंने कहा कि जो मेजरमेंट करनी है परफॉर्मेंस की वो कौन करेगा, बिकॉज ये तो हमने बड़ा सिंपल देख लिया कि उसने 20 टी शर्ट्स बनानी थी, 18 बनाई एंड 2 का फ्लॉ आ गया। बट व्हाट अबाउट द बिहेवियरल टास्क्स जिसमें बिहेवियर्स इंक्लूड है। अब उन बिहेवियर्स टास्क के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ मैकेनिज्म इन योर ऑर्गेनाइजेशन which can assess the performance of each employee. तो उसके लिए important क्या है, decision about who should evaluate the performance. बॉस करे उसका सबॉर्डिनेट करे, उसका पीयर करे, या उसका पीयर इस तरफ से करे, तो who should do you think should be the evaluator? एक ये जो है ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि किसने evaluate करनी। Normally the bosses are evaluating, especially in Pakistan. They write the ACRs, which is the annual confidential report, and in this report they write about their subordinates कि किस तरह काम कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स की हैं, कितने परफॉर्मेंस लेवल क्या जा रहा है। बट अदरवाइज देर आर डिफरेंट मेथड जो अभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने बात की कि कौन एवेलुएट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन व्हाट फॉर्मेट शुड वी यूज, फॉर एग्जांपल कि किस फॉर्मेट पे आपने यूज करना है, एब्सोल्यूट रेटिंग करनी है, उनकी रिलेटिव स्टैंडर्ड पे रेटिंग करनी है, और कौन से मेथड्स यूज करेंगे ताकि आप प्रॉपर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। देन हाउ द रिजल्ट्स शुड बी यूटिलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हियर यू हैव टू गिव योर एम्प्लॉई द फीडबैक, बिकॉज अगर आप उसको फीडबैक नहीं देंगे, कंटिन्यूस रिपीटेड फीडबैक नहीं देंगे, तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेगा। लेट्स सपोज 6 मंथ्स बाद आप देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, अगर आप उसको 1 महीने बाद देख लेते तो वो बेहतर होता और उसको फीडबैक देते ताकि वो इम्प्रूव कर लेता, और एटलीस्ट आपको भी पता होता कि एम्प्लॉई कितना परफॉर्मेंस लेवल का एम्प्लॉई है। तो इसलिए कंटिन्यूस जो फीडबैक देना है या फीडबैक नहीं देनी या वो फ्यूचर उसके लिए यूज करने, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आंसर करना है। देन द अप्रेजल प्रोसेस एंड द डिफिकल्टीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफिकल्टीज क्या है वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि जो जो एरर्स हमें आते हैं। नाउ द अप्रोचेस, वी कैन गो फॉर 3 अप्रोचेस। वन इज द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड विच इज सिंपली कि आपने एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, दोनों को आपने कहा कि 20-20 टी शर्ट्स बनानी है। एम्प्लॉय ए ने 18 बनाई, एम्प्लॉय ए ने 20 बना ली, तो आपने कहा कि ये एम्प्लॉय ठीक है, ये एम्प्लॉय ठीक नहीं है, बिकॉज इसमें डेफिशिएंसी है। नाउ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि लेट सपोज आपने ए बी सी एंड डी को काम दिया 20-20-20-20, और आपने ये देखा कि इसने 7 टी शर्ट्स बनाई, इसने 8 बनाई, इसने 9 बनाई, इसने लेट सपोज 10 बनाई। अब अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें तो फिर तो इसने 10 टी शर्ट्स बनाई है तो इसकी परफॉर्मेंस 50% है,
बट अगर आप इसको रिलेट करें रिलेटिव स्टैंडर्ड्स विद अदर पीपल, तो इसने 7, इसने 8, इसने 9, अगर हम सिंगल देखते तो हम कहते हैं कि इसने 50% काम किया, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट राइट। बट अगर आप इनको भी देखें तो आप कहेंगे कि ही मेड द मोस्ट टी शर्ट्स एंड ही गॉट फर्स्ट परफॉर्मेंस लेवल, बिकॉज बाकी ने 9, 8, 7 बनाई हैं तो दे आर यूजलेस, इसने सबसे ज्यादा बनाई। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं लोगों का इन रिलेशन टू देयर परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स। तो फिर ऑब्जेक्टिव की हमने बात की, इसमें हमारे पास था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि आप पहले से चीज़ों को जब डिसाइड करने लगते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग लें और उनसे पूछें कि क्या चीज़ वो कर सकते हैं, क्या चीज़ वो नहीं कर सकते। एंड वंस दे विल डिसाइड विद यू, सिटिंग विद यू, दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म दिस मच, देन दे विल नॉट बैक आउट, देन दे विल हैव टू परफॉर्म दैट वर्क। तो वो उनको मोटिवेट करेगा। एंड इन द एंड इफ़ यू फाइंड दैट समबडी इज डेफिशिएंट, तो उसको आप तरीके से उससे बात भी कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट द अप्रेजल, जो भी हमने बात की कि हमें डिफिकल्टीज आती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ एरर्स हैं जो एम्प्लॉयर की पार्ट पे हो सकते हैं या जो वैल्यूएटर है उसके पार्ट पे हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक बात यह है कि लीनियंसी एरर। लीनियंसी एरर हमें बताता है कि कुछ लोगों में ऐसा एरर होता है कि या तो वो पॉजिटिवली लीनियंट एरर होते हैं या वो नेगेटिवली लीनियंट एरर होता है उनमें, कि या तो वो किसी को बहुत ज़्यादा लाइक 10 में से 10 दे देते हैं या 10 में से 1 मार्क करते हैं, ये उनमें लीनियंसी का एरर होता है कि लीनियंट हो जाते हैं, अच्छे लीनियंट भी एंड नेगेटिव लीनियंट भी हो जाते हैं। देन द हॉलो इफेक्ट, द हॉलो एरर। हॉलो एरर कहता है कि अगर आप किसी एक शख्स की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हुए उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसी तरह रेट करते हैं तो फिर हॉलो एरर का चांसेस हैं। देन द सिमिलैरिटी एरर, कि जो इवैल्यूएटर है अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसका अपना पर्सनल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स है और वही एम्प्लॉई में है, तो उसको लगता है कि बिकॉज द ट्रेट्स इन मी एंड द एम्प्लॉई आर सिमिलर, तो ही इज वेरी गुड, तो उस पे वो सिमिलैरिटी एरर कर जाता है। देन लो अप्रेजर्स मोटिवेशन होती, कई दफा आपका अप्रेजर करने का जो है उसकी मोटिवेशन नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स देयर आर सम रिवॉर्ड्स एंड सम पनिशमेंट्स अटैच्ड विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल वैल्यूएशन, तो वो आपकी मोटिवेशन को खराब करता है और आप डीमोटिवेट होकर रिजल्ट ठीक तरीके से नहीं बना सकते। देन सेंट्रल टेंडेंसी एरर आप में होता है, जिसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आपको रैंक करना हो तो यू ओनली स्टे समवेयर नियर 3, बिकॉज जो सेंट्रल टेंडेंसी एरर है एक्सट्रीम्स पे आप नहीं जाते, आप दरमियान में करके उसको रैंकिंग कर देते हैं, मार्कर ना ज़्यादा बैड एक्सट्रीम पे जाते हैं ना ज़्यादा गुड एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो रैंक करते वक्त आप मिडल में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी एरर। देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कई दफ़ा आप इस चीज़ से खौफ कर रहे होते हैं, इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि शायद आपकी रैंकिंग करने के बाद, आपकी वैल्यूएशन करने के बाद कोई बंदा फायर हो जाता है या किसी को रिवॉर्ड मिल जाता है, अगर फायर हो जाता है तो मुझे वो हो सकता है सू कर दे, तो इस तरह के डिफरेंट प्रेशर्स जो हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन इनअप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्मेंस को एक्चुअली नहीं देख रहे होते, आप और चीज़ों को माइंड में ला के उस बंदे को देख रहे होते हैं कि वो कितना काबिल है और कितना काबिल नहीं है, तो परफॉर्मेंस रिलेटेड क्राइटेरिया से आप निकल जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को दूसरी को आप उसमें ले आते हैं उस काम में। देन एट्रीब्यूशन थ्योरी, कि आप जब भी उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉई के साथ एरर्स को, तो क्या आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के करते हैं या इंटरनल फैक्टर्स को। इंटरनल फैक्टर्स मींस कि आप ये कहते हैं कि ये इसमें वो ट्रेड्स ही नहीं है, वो स्किल्स नॉलेज ही नहीं है कि अच्छा काम परफॉर्म कर सके, बिकॉज अगर नेगेटिव उसकी फीडबैक है तो, या आप ये कहते हैं कि बिकॉज द एनवायरनमेंट इज सच, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं एक्सटर्नली जिसको काम नहीं करने देती। तो डिपेंड करता है कि आप एट्रीब्यूशन थ्योरी में किस तरह एसोसिएट करते हो लोगों के साथ। देन इम्प्रेशन मैनेजमेंट,
कई दफ़ा जो कैंडिडेट होता है, जो एम्प्लॉई होता है जिसकी परफॉर्मेंस अप्रेज हो रही होती है, वो अपने बॉस के सामने, अपने सुपीरियर के सामने बहुत अच्छा अपना इमेज बना लेता है। उस अच्छे इमेज बनाने में उसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा लगता है, और जो एम्प्लॉई है जो उसको रैंक कर रहा है, जो बॉस है उसका, वो उसको ज़्यादा अच्छा मार्क कर देता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल कर देता है, विच इज़ अगेन रॉन्ग प्रैक्टिस, जो नहीं होनी चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट द इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि किस तरीके से आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उस पर हमने बात की कि पहले तो आप बिहेवियर बेस्ड मेजर्स यूज़ करें, कि कौन से बिहेवियर चाहिए उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो बिहेवियर्स को मेजर करें एंड देन डिसाइड इफ द परफॉर्मर्स आर गुड और नॉट। लेकिन अगर आप बिहेवियर बेस्ड यूज नहीं करते तो फिर आपको मे बी प्रॉब्लम हो। कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, डोंट ओनली गो फॉर वन स्टैंडर्ड, कंबाइन द रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड देन यू विल गेट टू गो टू द गुड रिजल्ट्स, जो आपको सही बताएंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो किस लेवल की है और किस लेवल की नहीं है। देन प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, कि उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप उसको फीडबैक देते रहें। इट्स नॉट कि आप एक साल बाद उसको फीडबैक देंगे, बिकॉज उस साल की परफॉर्मेंस तो लो हो जाएगी, प्लस उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, प्लस उसको 100 प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऑनगोइंग फीडबैक उसको देते रहें। देन यूज मल्टीपल रेटर्स, एक रेटर जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एम्प्लॉई है और इसको इसका बॉस एवेलुएट कर रहा है, दिस इज अ सिंगल रेटर। आप कोशिश ये करें कि इसका सबॉर्डिनेट भी इसको करे, इसका दूसरा पेयर भी इसको करे, और इसका जो जिसके अंडर ये काम कर रहा है, अगेन द सबॉर्डिनेट एंड द को वर्कर्स, ये सारे इसको जब रैंक करेंगे, जिसको हम 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी कहते हैं, तो फिर बिकॉज ये सर्कल होता है, सर्कल के 360 पार्ट होते हैं, एंगल होता है, तो उसको हम कहते हैं 360 डिग्री। तो मल्टीपल रेटर यूज करने से आपको बेहतर जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। देन रेट सिलेक्टिवली, जो जब आप रेट कर रहे हो तो बड़ा सिलेक्टिवली उसको देखें कि कौन सी चीज़ों पे रेट करना और कौन सी चीज़ों पे रेट नहीं करना। एंड देन ट्रेन दी अप्रेजर्स, अप्रेजर्स को ट्रेन करें कि उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह कंडक्ट करना है, बिकॉज अगर अप्रेजर जो है वो उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं है, तो फिर वो अच्छा अप्रेजर नहीं होगा। मे बी वो अच्छे एम्प्लॉय के बारे में बुरी और बुरे एम्प्लॉय के बारे में अच्छी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कर ले। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने एक्सपैट्रिएट्स के लिए कर रहे हो, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसलेट देम इनटू द लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड वेल, एंड देन कीप इन माइंड द एक्सटर्नल, द इंटरनल, द कल्चरल, द सोशल, द हिस्टोरिकल एंड एवरीथिंग एल्स, द सिचुएशन इन योर माइंड, सो आप उसको अकॉर्डिंगली टेस्ट कर सकें, ना कि गलत आप परफॉर्मेंस उसका अप्रेज कर बैठे। फिर हमने देखा कि कॉम्पनसेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरह आप जो है पे प्लान बनाते हैं और किस तरीके से लोगों को कॉम्पनसेट करते हैं। तो उसमें हमने बात की कि पे क्या होती है, और फिर रिवॉर्ड प्लान्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, और फिर फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें हमने बात की कि सैलरीज होती हैं, वेजेस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, एंड देन देयर आर समटाइम्स डिफरेंट बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि ये ऐसे एडेड चीज़ें हैं जो पे के साथ हों तो आपके पास अच्छे एम्प्लॉय जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन करते हैं आप अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को। तो इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो हैं जो नॉर्मली दे कम फ्रॉम विद इन द जॉब, कि जॉब आपकी किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल वही बात, अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है और उसको डॉक्टर की जॉब मिल गई है तो उसका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बड़ा हाई होगा। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में नॉर्मली इट्स फाइनेंशियल बेस्ड, कि पैसे कितने मिलते हैं, कितनी इनकम है, कितनी पावर है, वो सारी आपकी इन दोनों एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को बैलेंस करना और दोनों को प्रोवाइड करना एचआर की जिम्मेदारी है। देन फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में हमारे पास सैलरी आ जाती है, लोन्स आ जाते हैं, देन वी गॉट बोनसेस, अलाउंसेस, और कार लोन्स दे दें आप डिफरेंट तरीके से जो मॉनेटरी टर्म में हो। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में मे बी आपको फर्निश्ड ऑफिस मिल जाएगा, मे बी आपको जो अच्छी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो मिल जाएगी, तो उसमें आपको नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं।
देन कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग the compensation program so that the organization can attract, motivate and retain competent employees who perceive that the organization is fair. वही बात कि आप अच्छे employees को attract करने के लिए और जो अपने पास अच्छे लोग हैं उनको retain करने के लिए अच्छी compensation management करते हैं. Then job evaluation की बात आ जाती है कि जब भी आप पे देनी होती है लोगों को तो you need to evaluate the job. Let's suppose अगर आप एक एम्प्लॉय को 10,000 दे रहे हैं, दूसरे को 20,000 दे रहे हैं, विच इज डबल द अमाउंट, तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने जब जॉब एवेल्युएशन की तो आपको पता चला कि दिस जॉब वर्थ मोर एंड दिस जॉब वर्थ लेस, और इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए कम चाहिए, इसके ज्यादा स्किल्स चाहिए, कम स्किल्स चाहिए. दैट इज हाउ यू आर एवेल्युएट योर जॉब. जॉब एवेल्यूशन मेथड क्या है? ऑर्डिनरी मेथड है, क्लासिफिकेशन है और पॉइंट मेथड है. ये हमने बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया था. देन कॉम्पनसेशन सर्वेज हैं कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके उनसे पूछते हैं कि वो लेट्स सपोज मैनेजर को क्या पे दे रहे हैं. तो आपको एक ने बताया 10,000, एक ने बताया 20,000, एक ने बताया 15,000, एक ने फिर बताया 10,000. तो यू आर गोइंग टू add all these figures and then you are going to take average of these and maybe you'll come up with something like 13,000. So you can pay the employees 13,000 because then they'll be happy about it because the survey says that. Then we talked about the wage curve and wage structure कि एक wage curve होती है हमारे पास, उससे हम decide कर लेते हैं कि ये points हैं, 20 points हैं, तो इसको कितने पैसे देने हैं, $20 देने हैं. तो इस तरीके से wage curve और wage जो structure है वो हमने डिजाइन किया था. Then we talked about the individual incentives which include merit pay plans. आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किस मेरिट पे आए, उस हिसाब से आपको जो है वो मिल जाती है पे, जिसमें इंक्रीजेस आ सकती हैं और बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आ जाती हैं. पीस वर्क प्लान्स होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स बनाई मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज पर प्रोडक्ट, 50 रुपीज वेज होगी. 1000 प्रोडक्ट्स बनाई मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5,000. तो इस तरीके से आप पर पीस जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि एक पीस के कितने पैसे आप देंगे, उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं. टाइम सेविंग बोनसेस होते हैं. अगर आपको कहा था कि 1000 आपने टी शर्ट्स बनानी है विद इन 1 मंथ, बट आपने 15 डेज में बना ली 1000 एंड दे वर ऑल राइट, तो फिर आपको कुछ टाइम सेविंग के बोनसेस मिल सकते हैं. देन ग्रुप इंसेंटिव्स हैं आपके पास, जिसमें प्लांट वाइज इंसेंटिव हो सकते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ग्रुप होते हैं, देन प्लांट वाइज कि आप पूरा प्लांट मिलके जब एक काम को अचीव करता है, गोल को अचीव करता है, तो आप उसको पूरे प्लांट में कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो डिवाइड कर देते हैं या जो भी बेनिफिट है. देन स्कैलन प्लान की बात हमने की कि सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉइज कमेटी सजेस्ट लेबर सेविंग इम्प्रूवमेंट. जब उनको पता होता है कि हमें पैसे मिलेंगे टाइम सेविंग से, लेबर सेविंग से, then they suggest, the supervisor and the employees, they combinedly suggest changes that they can make and save time. Then ImproShare formula is used to determine bonuses based on labor cost saving. ये भी सेम ये है कि अगर आपकी कॉस्ट सेव हुई है तो उस पर कुछ ना कुछ बोनसेस आपको मिलते हैं, उसके फॉर्मूला आप ImproShare से निकाल लेते हैं. देन पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी अच्छी पेमेंट हो जाएगी. फिर हमने बात की सैलरीज ऑफ टॉप मैनेजर, जिसमें हमने कहा कि सैलरीज ऑफ टॉप मैनेजर्स बहुत हाई होती हैं नॉर्मली. किस वजह से? बिकॉज दे आर वेरी रेयर एंड यू कैन नॉट फाइंड देम. फिर उसमें कॉम्पनसेशन प्रोग्राम बनाया हमने एग्जीक्यूटिव कि किस तरह आप उनको जो डिफर्ड सैलरी है या जो एक्सटेंडेड सैलरी है या जो बोनसेस हैं या टाइम बेस्ड बोनसेस हैं वो आप ऑफर करते हैं ताकि वो आपके साथ रिटेन रहें और अच्छे एग्जीक्यूटिव्स आपके पास आ सकें. देन वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन कि जब भी हम इंटरनेशनली कॉम्पनसेट करने लगे तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि दूसरी एरिया की करेंसी क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसमें डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस क्या हैं, उस हिसाब से हमें कॉम्पनसेशन देनी चाहिए. उस कंट्री के लॉज क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, लेबर लॉज क्या कहते हैं, तो इनको जहन में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर हमने कुछ बात की कि किस किस्म के बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें वी स्टार्टेड के लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स होते हैं और वॉलंटरी बेनिफिट्स होते हैं. लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट या लॉ हम पे इम्पोज करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि आपने ये लाजमी अपने एम्प्लॉयज़ को
पे करने हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी आ जाती है, फिर जिसमें जो है वो नॉर्मल जो है आपकी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आ जाती हैं। फिर हमने बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स की कितनी कॉस्ट है, तो हमने कहा कि 40% इंक्रीमेंट आ जाता है आपके पे रोल में जो जब आप बेनिफिट्स देते हैं, बट इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। दैन लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स में हमने सोशल सिक्योरिटी की बात की। कुछ कंट्रीज जो है अनएम्प्लॉयड कॉम्पनसेशन देती हैं कि अगर कोई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है तो फिर उसको कॉम्पनसेशन देते हैं ताकि उसका गुजारा होता रहे। वर्कर्स कॉम्पनसेशन के अगर उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कोई सिक लीव चाहिए या उसकी कोई इंजरी हो गई है, कुछ ऐसा मसला है, तो उसको वर्कर्स कॉम्पनसेशन आप देते हैं। देन ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस वाज द वी डिस्कस द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, बट ये देनी पड़ती है लोगों को ताकि वो अपने मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर सकें। देन फैमिली एंड मेडिकल लीव्स देनी पड़ती हैं आपको, जैसे हमने लेबर लॉ में बात की थी कितनी छुट्टियां होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, अगर नहीं करते छुट्टियां तो फिर उसका ट्रांसफर कैसे होनी चाहिए। देन वॉलंटरी बेनिफिट्स में हमने ये बात की कि वॉलंटरी बेनिफिट्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड बट ऑर्गेनाइजेशंस they give these benefits to their employees just to attract them, just to retain them, just to make them feel good and feel motivated, ताकि वो सही तरीके से काम करते रहे। फिर हमने इसी में बात की कि वेस्टिंग राइट्स होते हैं कुछ, कि जो एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल उसका रिटायरमेंट का जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद वो काम नहीं कर सकता बट ही विल हैव टू सर्वाइव, ही विल हैव टू लिव, और अगर उसके सर्वाइवर्स हैं तो उनको तो एटलीस्ट रहना पड़ता है, तो आप किस न किस तरीके से बेनिफिट्स जो है उनको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट फंड्स और जो आपकी पेंशन प्लान है। देन सेटअप अ पेंशन बेनिफिशियरी ग्रेजुएट, क्या आप उसके डिफरेंट जो है पेंशन प्लान जो है वो सेटअप कर सकते हैं विद द बैंक्स। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स होते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा तो उसमें से कितना % शेयर करेंगे आप विद द एम्प्लॉइज। ये सारे वॉलंटरी हमारे बेनिफिट्स हैं। देन द वेकेशन एंड द हॉलीडे लीव, कि पेड लीव्स कितनी होंगी, वेकेशंस के पैसे देंगे नहीं देंगे, वो सारा इसमें हम कवर करते हैं। देन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम, के अगर किसी को डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंश्योरेंस कराएं, और उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वो इंश्योरेंस के थ्रू सॉल्व करें। सर्वाइवर बेनिफिट, के खुदा न खास्ता अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, में भी उसके पेरेंट्स हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं। देन फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स वर्सेस मॉड्यूलर बेनिफिट्स का ये था कि फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स में आप उनको बता देते हैं कि ये आपके पास मेन्यू है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज ये 3 मेन्यू है, इनमें से वो डिफरेंट बेनिफिट्स को सिलेक्ट करेंगे। और मॉड्यूलर प्लान इसी तरह के मेन्यूज होते हैं जो स्पेशली बनाए गए होते हैं लुकिंग एट द नीड्स ऑफ द डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। एंड देन कोर प्लस ऑप्शन प्लान में हम कहते हैं कि ये 3 चीजें कंपलसरी हैं और 2 चीजें कहीं और से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, 2 चीजें। तो ये मॉड्यूलर कोर प्लस जो है वो प्लान थे कि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी मिलती हैं बेनिफिट्स में और कुछ आप उसमें ऐड और कर सकते हैं। देन इन द एंड वी विल टॉक अबाउट द ओशा, सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस पे हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें हमने ओशा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि इंस्पेक्शन और इंस्पेक्टर होता है, कि ओशा ने, उनकी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की अमेरिकन फर्म्स की, उन्होंने इंस्पेक्टर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, जो इंस्पेक्टर्स जाके इंस्पेक्शन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, टेम्बर जो है वो फॉर्मेशन के यूनिट हो गए, तो उसमें जाके वो ध्यान से इंस्पेक्शन करते हैं कि हाँ लिविंग कंडीशंस ठीक हैं कि नहीं। देन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स हमने बात की कि बहुत हाई होती है, बिकॉज एक तो टाइम से परफॉर्मर चला जाता है, दूसरा ये है कि उसको आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है, प्लस आपका मेडिकल बढ़ जाता है, प्लस मशीनरी खराब हो जाती है, शट डाउन करना पड़ता है सिस्टम, तो बहुत हैवी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती हैं। देन कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारी जगह जो है वो सेफ एंड हेल्थी रहे, कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं? एजुकेट पीपल, देन यू नीड टू गिव देम स्किल ट्रेनिंग्स, इंजीनियरिंग अपनी ठीक करें प्रोसेस को, देन प्रोटेक्शन डिवाइसेस पहनाएं उनको। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट पहनना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त आपको जो है ग्लव्स पहनने इंपॉर्टेंट है, बूट्स पहनने इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाएं।
देन रेगुलेशन इन्फोर्समेंट, कि ये जो ओशा ने या जो आपकी कंट्री ने रेगुलेशंस बनाई हैं अबाउट सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, उनको इन्फोर्स किया जाए। देन सिक बिल्डिंग्स की हमने बात की कि ऐसी बिल्डिंग जिनमें हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्मोक फ्री इन्वायरनमेंट, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में स्मोक फ्री इन्वायरनमेंट देना चाहिए लोगों को। अगर कोई स्मोकर है तो दे शुड हैव अ स्पेसिफाइड स्पेस और ट्राई एंड आस्क देम टू क्विट इट, और रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस है तो उसमें हेल्प करें उसकी। देन वी टॉक्ड अबाउट द रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी, हमने कहा कि टाइपिंग से आती है, बार बार टाइपिंग से रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी आ सकती है। एंड देन इंजरीज सच एज MSD, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो जाता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरी इन कार्पल टनल सिंड्रोम विच अकर्स इन द ट्विस्ट, रिस्ट में जब होती है तो टाइपिंग से नॉर्मली आपको रिस्ट में ये इंजरी आ जाती है, और जिसमें बाद में जो एम्प्लॉई है उसको टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है और बहुत सारे और जो काम है उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में विच इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे, बाकी की जो रिवीजन है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप अच्छे तरीके से बुक्स को पढ़ रहे हैं, अच्छी क्विज़ेस कर रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।